प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्रू फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रू फिजिक्स। आई एम पी.एन. रॉय। आई वेलकम यू टू आवर प्लेटफॉर्म। और आज हमें डिस्कस करना है, देखिए बच्चों, टॉपिक है मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, तो इसमें कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसको मैंने इधर लिस्ट किया है। मैं एक बार आपको सुना देता हूं सो दैट आपको ये पता लगेगा कि इस क्लास के ख़त्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद आप क्या क्या टॉपिक पूरी तरह से, अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। और फिर शुरुआत होती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की। तो पहले हम टॉपिक समझें, कॉन्सेप्ट समझे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। आप ध्यान से सुने। पहला चीज है, हम मोशन की बात करेंगे, व्हाट मोशन मीन्स। दूसरी बात है पार्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है। तीसरा है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के दो केसेस होते हैं। पहला केस है एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरा केस है एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, कांस्टेंट है। फिर हम बात करेंगे वेक्टर का, फिर पोजीशन को डिफाइन करेंगे, रेफरेंस फ्रेम का आइडिया देंगे बच्चों आपको। फिर बात करते हैं डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड दो तरह का है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो बताएंगे। वही बात वेलोसिटी का आपको आइडिया देंगे बच्चों। और वेलोसिटी में भी दो बातें आती हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन के भी दो केस हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और फाइनली हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, दोज इक्वेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो कुल मिला के हमारे पास 4 इक्वेशन होंगे, 3 बेसिक हैं, 4th हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो हम ये सारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बच्चों। आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को सुनिए, मुझे सुनिए। जहां भी कुछ भी डाउट होता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू मी, और हम अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अच्छी प्रकार से सुनेंगे। और यदि आप हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं तो आई एश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग फुल्ली वेल। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी ए सिंगल सोर्स वेर यू लर्न एंड यू लर्न इट कंप्लीटली, यू लर्न इट परफेक्टली। सो शुरू करते हैं बच्चों। हमने पहली बात टॉपिक लिखा है, फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा है मोशन। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम जहां भी हैं, आप अपने कमरे में हैं या आप कमरे के बाहर हैं, प्लेग्राउंड में हैं, स्कूल में है, कहीं भी हो। इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, यदि आप अपने आसपास में देखते हैं, अपने सराउंडिंग पर एक नजर लगाते हैं, तो यू हैव जस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू मेक। व्हाट आर दे? क्या है ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो फिजिक्स में मोशन इज द कॉमनेस्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व, एंड सो मोशन इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग। मोशन इज द कॉमनेस्ट थिंग दैट वी हैव इन फिजिक्स, एंड देयरफॉर मोशन इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग। सबसे कॉमन क्या है फिजिक्स में? मोशन है। और इसीलिए हम सबसे पहले मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के विषय में जानकारी लेते हैं। तो मोशन की बात हो गई, मोशन को हम फर्दर डिफाइन करेंगे, अभी हमने इंट्रोड्यूस किया आपको। अब दूसरी बात है पार्टिकल। हम जब भी देखते हैं अपने अराउंड, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं मूव कर रहा है। जैसे कार को देखते हैं, कार जा रहा है। हम रोड के बगल में खड़े हैं और हम देखते हैं कार जा रही है, एक बस जा रही है। हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन जा रही है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम उन ऑब्जेक्ट को क्या पार्टिकल ले सकते हैं? पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, इट इज ए पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने कहा कार, बस, ट्रेन,
उनको हम पार्टिकल ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? An object can be taken, object can be treated as a particle. Object, bigger objects can be treated as particle, bigger objects can be taken as a particle in some cases. क्या केस है? यदि उस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्ट का मोशन किसी डेफिनिट टाइम के बाद सेम है। जैसे एक बस जा रही है, रोड पे जा रही है, तो बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, बैठे हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आफ्टर 5 मिनट्स और फिर आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 30 सेकेंड्स सारे लोग स्ट्रेट लाइन पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द बस विल कवर इक्वल डिस्टेंस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसीलिए हम बस को एक पार्टिकल ले सकते हैं। सिमिलरली कार में भी जब कार मूव कर रही है, सपोज कार ने 100 मीटर मूव कर लिया स्ट्रेट रोड पे, तो कार के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, सारे पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होगा। तो हम सारे पार्टिकल को, सारे पार्ट्स को नहीं लेके वी चूज जस्ट वन पार्टिकल एंड वी रिड्यूस द कार इनटू ए पार्टिकल। तो ऐसे केस में, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन के केस में, हम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल के रूप में ले सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, दे आर ऑल एक्सटेंडेड बॉडीज, लेकिन हम उनको एक पार्टिकल के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, सबका डिस्टेंस कवर्ड इक्वल हो रहा है। तो जब भी ये केस मिलता है तो हम बहुत आराम से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, एक बड़े ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं। अब अगली बात, पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हमने फिनिश किया। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो दो तरह से जा सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट हैज 2 चॉइसेस। दो तरह से जा सकता है। पहला, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि वो एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। दूसरा चॉइस क्या है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इज नॉट 0 बट इट इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का मीनिंग हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने आपको मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के 2 केसेस बताए। एक केस है जिसमें 0 एक्सेलरेशन है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये 2 केस हम करने वाले हैं। अब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के दोनों केस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह से समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स वेरी वेल. Then and only then we are going to describe motion on straight line properly. And what are those terms? Those terms are listed here. The first term is vector. The second term is position. Then we have reference frame, distance, displacement, speed, velocity, acceleration. So these are the terms that I'm going to explain right now. हम इस terms को, इन terms को अच्छी तरह से समझा देंगे अभी आपको, और इस हमारे एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। आप ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वेक्टर। नॉर्मली ज्यादातर क्लास में वेक्टर को लोग अलग से पढ़ाते हैं। हम भी आपको वेक्टर का एक अलग से स्पेशल क्लास देने वाले हैं, लेकिन अभी वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है स्केलर और दूसरा है वेक्टर।
स्केलर किसको कहते हैं क्विकली मैं बता दूं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है। A physical quantity which can be completely defined just by a number, just by a numerical value. जैसे distance, जैसे speed. Speed बोलते हैं कार is moving at 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 30 किलोमीटर पर आवर यूज किया, बस एक डिजिट यूज किया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया है। What is your height? Height is 5 feet 7 inches, तो 5 feet 7 inches यूज किया, बस। आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, कहते हैं मुझे 5 किलो चीनी दे दो, दुकानदार आपको 5 किलो चीनी तौल के दे देता है, तो वो 5 kg बोलने से उसको मीनिंग क्लियर है। तो ऐसी क्वांटिटी जैसे मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। अब आगे है, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिसको समझने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं है। उन चीज़ों को समझने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं बच्चों। और अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वेक्टर का। वेक्टर और स्केलर का एक सेपरेट क्लास होने वाला है, एक सेपरेट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम शुरू से लेके अंत तक वेक्टर को कैसे टैकल करना है, कैसे यूज करना है, बताने वाले हैं। लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उतना ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे कि हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझ पाएं। सो अब बात करते हैं वेक्टर का। वेक्टर a physical quantity which can be defined completely, a physical quantity which can be defined completely if we have 3 conditions met. यदि 3 बात पूरा हो रहा हो। पहला बात क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। द क्वांटिटी मस्ट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। दूसरा होता है वेल डिफाइंड डायरेक्शन, वेल डिफाइंड डायरेक्शन। अब देखो, ये पहला कंडीशन तो स्केलर के लिए भी एप्लीकेबल है। अब यहां वेक्टर होने के लिए एक दूसरा कंडीशन अप्लाई हो गया कि वी मस्ट हैव अदर देन न्यूमेरिकल वैल्यू, वी मस्ट हैव डायरेक्शन ऑल्सो, एंड दैट डायरेक्शन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। एंड एक तीसरा कंडीशन है बच्चों, वो है इट मस्ट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर जब भी डिफाइन किया जाता है बच्चों, स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी चीज देखा है। लोग तो ही बात बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरी बात करते नहीं है। और तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने चूज किया कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे। एक वीडियो सुनने के बाद आपको किसी भी सोर्स से कुछ भी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट्स माई प्रॉमिस। आप ध्यान से सुनिए कि थर्ड कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, देन क्विकली आई विल मूव टू अदर क्वांटिटीज। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बच्चों हम लोग वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंथ देता है और ये एरो, ये जो डायरेक्शन देता है, ये टेल है और ये हेड है। दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। हम आपको अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताने वाले हैं। तो वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में, ये हमने बता दिया। अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बता रहे हैं बच्चों आपको। यदि हम किसी पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी जाते हैं बच्चों, तो हम ऐसे गए, वी हैव गॉन लाइक दिस,
वी हैव गॉन लाइक दिस। फिर हम बी से किसी पॉइंट सी पे जाते हैं, तो सपोज ए टू बी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इतना हो रहा है ए, और बी टू सी हमारा डिस्प्लेसमेंट बी हो रहा है। ऑल्दो अभी हमने आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है बच्चों, लेकिन हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू कम व्हेन आई एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट। तो हमने अभी ये लिया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस लिया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ए से सी तक पहुंचने के लिए कितना शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो दैट शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस वेक्टर। ये ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आता है बच्चों, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। तो हमारे पास हम यहाँ से यहाँ ऐसे गए, हम यहाँ से यहाँ ऐसे गए, और उसके बाद ये जो रिजल्ट हमारे पास आया वो ऐसे आया है बच्चों। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो इस तरह से आया है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, जो दो वेक्टर है हम उनको हेड टू टेल अरेंज करते हैं। हमने वेक्टर ए का हेड लिया यहाँ पर, वेक्टर बी का टेल लिया, और फिर हम ज्वाइंट ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ए और बी देता है। हमने क्या कहा बच्चों, जो दो वेक्टर हमारे पास है, ट्रायंगल लॉ से यदि ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, हम उनको हेड टू टेल ऑर्डर में, एक का हेड लिया, ए बी वेक्टर है उसका हेड लिया, और बी सी वेक्टर का टेल लिया, दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया। दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कैसे, यहां से यहां तो हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, लेकिन अब इसका जो डायरेक्शन ले रहे हैं अपोजिट ले रहे हैं, एंटी क्लॉक, सॉरी यहां हम एंटी क्लॉक जा रहे थे और इसका क्लॉकवाइज सेंस में डायरेक्शन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड साइड है AC, दैट AC जो है वो A और B का वेक्टर सम देता है। कोई क्वांटिटी वेक्टर तभी होगा जब हम उसको जब ऐड करते हैं तो ये रूल फॉलो हो रहा हो। Any quantity will qualify as a vector if when it is added it is following triangle rule of addition। यदि वो फॉलो नहीं करता है तो even if it has direction it will not be counted as वेक्टर। इसका एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों। इस विषय में हम ज़्यादा बात वेक्टर के विषय में, वेक्टर एडिशन के विषय में ज़्यादा बात हम वेक्टर के क्लास में करेंगे बच्चों। अभी हमने ये कंडीशन आपको बता दिया कि वेक्टर होने के लिए 3 शर्त है, 3 कंडीशन है। पहला, इट मस्ट हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा, इट मस्ट हैव ए वेल डिफाइंड डायरेक्शन। तीसरा, इट मस्ट ऐड फॉलोइंग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को हमने एक्सप्लेन किया। हम 2 वेक्टर लेते हैं, उनको हेड टू टेल ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं, फिर उन दोनों वेक्टर को लेते हुए हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर गिव्स द वेक्टर सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है बच्चों। तो वेक्टर को हम अभी इतना ही रखते हैं बच्चों। ज़्यादा जानकारी हम वेक्टर के स्पेशल क्लास में आपको देंगे। अब अगले टर्म पे हम चलते हैं बच्चों। अगला टर्म है पोजीशन। नेक्स्ट टर्म इज पोजीशन। जब भी हमें मोशन को डिस्क्राइब करना होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कम टू मीट इज पोजीशन। बट हमने ये देखा है बच्चों कि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में, ज़्यादातर नोट्स में, ज़्यादातर क्लास में पोजीशन वर्ड को इग्नोर कर दिया जाता है। तो व्हाट इज पोजीशन? लेट मी डिफाइन दिस पोजीशन। आप ध्यान से इसके डेफिनेशन को आप ध्यान से नोट करिए बच्चों। हम पोजीशन जब भी डिफाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट A इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट B। पहला बात क्या? पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आप नोट कर लीजिए बच्चों। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट A is defined with respect to
another fixed object B. So we always define position of one object A with respect to some other fixed object B. पहली बात ये। दूसरी बात ये कि what position represents, position क्या represent करता है। तो ये आपने नोट कर लिया बच्चों, position of an object A is always defined with respect to another fixed object B। तो हमने दो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, ए और बी। अब हम बता रहे हैं बच्चों कि हम पोजीशन को डिफाइन कैसे करेंगे। सेकंड बात क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होने जा रहा है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ ए बाय पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वी रेफर टू द एग्जैक्ट लोकेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जब हम एक पोजीशन ऑफ ए की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ सिचुएटेड है। ए कहाँ सिचुएटेड है, ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है का मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, किस जगह पर है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है बेटा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट इज वन पोजीशन, वन ऑब्जेक्ट से, उसको हम लोग आई बोलते हैं। इंडिया गेट को हम लोग आई बोलते हैं। नाउ इंडिया गेट ताजमहल के रिस्पेक्ट में, ताजमहल को टी बोलते हैं, और दिल्ली में ही ताजमहल आगरा में है, और दिल्ली में ही एक कुतुब मीनार है, उसको के बोलते हैं। तो आई का लोकेशन, आई का पोजीशन टी के रिस्पेक्ट में कुछ और है, और आई का पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ और है। मतलब इंडिया गेट का एग्जैक्ट लोकेशन कुतुब मीनार के रिस्पेक्ट में कुछ और है, और ताजमहल के रिस्पेक्ट में कुछ और है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए लें तो हम ये बताएं कि हम ए का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। हम इंडिया गेट को कहां से देखना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंडिया गेट के पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, इज इट ताजमहल और इज इट कुतुब मीनार। तो हमने जो भी चीज लिया है जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी की जगह हम सी भी ले सकते हैं, हम डी भी ले सकते हैं। तो आपने समझ लिया बच्चों, बाय पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वी रेफर टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब हमें पोजीशन से ये पता लगता है, बाय पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें यह पता लगता है कि बी के रिस्पेक्ट में ए कहां सिचुएटेड है, कहां है, क्या लोकेशन है उसका, ये है पोजीशन। और पोजीशन एक वेक्टर है, हम उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन एक वेक्टर है, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मैं जस्ट एक डायग्राम में बच्चों आपको ये एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। ये बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड पे हम एक प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन है। कोई एक पॉइंट पी है, ये ओरिजिन है। ये जो पी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, दिस लाइन, ये जो पार्टिकल पी को ओरिजिन से जोड़ा है, ये जो लाइन है ओपी, ये जो ओपी है लाइन, that OP gives the position of P with respect to origin. OP, this gives position of P with respect to O, and we call OP as position vector. We call OP as position vector.
मुझे विश्वास है बच्चों आपको पोजीशन क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन के बाद हमें क्या डिफाइन करना है? नेक्स्ट हम पोजीशन के बाद डिफाइन करने जा रहे हैं दो टर्म। वो दो टर्म क्या है? वो दो टर्म है बच्चों रेस्ट और बी दूसरा टर्म है मोशन। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए कब रेस्ट पे होगा और कब मोशन में होगा, हम कब कहते हैं? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात बच्चों। हम कहते हैं ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ टाइम। और ऐसे लिखिए बच्चों आप, A is at rest with respect to B if position of A does not change with time with respect to B। मैं पूरी बात लिख देता हूं बच्चों आपके लिए। हम रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। रेस्ट, हाउ वी डिफाइन पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ A with respect to B। an object और पार्टिकल। यहां ऑब्जेक्ट का मतलब पार्टिकल ही है बच्चों, क्योंकि हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारा पार्टिकल है। एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ ए डज नॉट change its position with respect to B with time। यदि A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है तो हम कहते हैं A रेस्ट पर है B के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम A may be in motion with respect to some other object। अभी हम रेस्ट की बात करें तो यदि A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं A रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू B। A रेस्ट पर है विथ रिस्पेक्ट टू B। और हम मोशन कब कहेंगे? हम कब कहेंगे कि A मोशन में है? तो अब यही बदल देते हैं। एन ऑब्जेक्ट A is in motion with respect to B। An object A is in motion with respect to B if A changes, does not change की जगह पर changes, A changes its position with respect to B with time। मतलब यदि A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं A is in motion with respect to B। Now there is third thing that I would like to tell you। हमने अभी आपको पोजीशन बता दिया, हमने आपको रेस्ट बता दिया, हमने आपको मोशन बता दिया। अब हम एक टर्म और बताने जा रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से सुनिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के बाद एक बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट आता है और वो ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या मतलब है इसका? What does it mean? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट ए सी के रिस्पेक्ट में सेम टाइम पे मोशन में रह सकता है। An object A can be at rest with respect to another object B, and same object A
can be in motion at the same time with respect to some other object C. इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को या मोशन के सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं, हमें डिफाइन करना है कि उसका रेफरेंस क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। तो आप अपनी मम्मी या पापा के साथ कार में जा रहे हैं। सपोज आपके पापा कार ड्राइव कर रहे हैं और आप पापा के बगल वाले सीट में बैठे हैं। गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, पापा आपको देखते हैं और वो देखते हैं कि आप कार में बैठे हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन आपका भाई या आपका फ्रेंड जो कार में नहीं है और आपको बाय बाय किया है, आपको जाते वक्त देखा है, तो वो देखता है कि आप मोशन में हैं। जिस वक्त आपके पापा आपको देखते हैं कि आप रेस्ट में हैं, उसी वक्त आपका दूसरा ब्रदर या आपका कोई फ्रेंड वो आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड या आपका ब्रदर वो रोड पे खड़ा है, वो देखता है कि आप मोशन में हैं। तो एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों। हम आगे बात करेंगे रिलेटिव टर्म्स के विषय में, जब हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे उस वक्त और बात करेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना जानना सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं बच्चों वो है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बार बार आता है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी हम मोशन का डिस्कशन करते हैं, ये टर्म बार बार आ जाता है बच्चों, और बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में, बहुत कंफ्यूजन है रेफरेंस फ्रेम को लेके। रेफरेंस फ्रेम की शुरुआत यहाँ होती है, लेकिन पूरे मैकेनिक्स में रेफरेंस फ्रेम हम यूज करते हैं। तो अभी हम आपको रेफरेंस फ्रेम का कंप्लीट आइडिया देने वाले हैं। बहुत थोड़े समय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। रेफरेंस फ्रेम, ध्यान करो बच्चों, हमने अभी आपको जब पोजीशन बताया था तो हमने कहा पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब ये कि हम ए के पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। when we define motion of an object A with respect to B, we take B as reference. We take B as reference। जब हम किसी ऑब्जेक्ट A के मोशन को, पोजीशन को B के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो हम B को बोलते हैं कि वो रेफरेंस फ्रेम है। वो B को बोलते हैं वो रेफरेंस फ्रेम है। हम नॉर्मल केसेस में, ज़्यादातर केसेस में जहां हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम अर्थ को, रोड को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। जब हम कहते हैं कार इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, we mean car is moving at 30 किलोमीटर पर आवर with respect to road। रोड के रिस्पेक्ट में कार 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। उसी कार का स्पीड किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे कार के रिस्पेक्ट में अलग हो सकता है। सो रेफरेंस फ्रेम इज दैट ऑब्जेक्ट, दैट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन किया जा रहा है। सो आई बिलीव कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बच्चों कि व्हेन वी डिफाइन, आप लिख लीजिए ये डेफिनेशन बच्चों, व्हेन वी डिफाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी, we are basically taking B as the reference frame, that B is fixed and we choose, हम सेलेक्ट करते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करने जा रहे हैं, हमारा बी क्या है। जैसे हमने कहा नॉर्मल केसेस में, एवरीडे लाइफ में, ज़्यादातर केस में हम अर्थ को, रोड को, ग्राउंड को हम अपना रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। लेकिन रेफरेंस फ्रेम और भी हो सकता है। आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी आपके मोशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो लिफ्ट इज रेफरेंस फ्रेम।
तो रेफरेंस फ्रेम दो तरह का हो सकता है बच्चों, रेफरेंस फ्रेम दो तरह का हो सकता है। बस दो टाइप बता के हम बच्चे आगे बढ़ेंगे। रेफरेंस फ्रेम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स? लेट अस सी व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का दो टाइप। रेफरेंस फ्रेम क्या दो टाइप है? पहला है इनर्शियल, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्सिलरेटिंग। मतलब ए जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यदि हम उसको ले रहे हैं रेफरेंस फ्रेम के रूप में तो उसको बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ये हुआ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों। तो हमारे पास जो रेफरेंस फ्रेम बी है वो दो तरह का हो सकता है। पहला टाइप है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इट इज नॉन एक्सेलरेटिंग, तो हम उसको इनर्शियल कहते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम के रूप में लेते हैं। और जो जैसा अभी हमने कहा लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। किसी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के मोशन को हम यदि उस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, देन लिफ्ट इज ए रेफरेंस फ्रेम एंड दैट इज एंड एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम दैट इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम की बात बच्चों यहां तक रखते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्ट, these definitions, these ideas in laws of motion also। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म की तरफ जाते हैं। रेफरेंस फ्रेम के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी है, सेवंथ क्वांटिटी है, वी आर हाफ वे बच्चों, वी आर हाफ वे। हैव सम पेशेंस, ध्यान से सुनिए, वी आर हाफ वे। हम आज के दिन जिन टर्म्स को लेके बच्चों को दिक्कत होती है उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। तो आप बच्चों अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस की बात करें, जब भी बात डिस्टेंस की आती है बच्चों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन हमने देखा है कई सारे क्वेश्चन नीट के, कई सारे क्वेश्चन आईआईटी में डिस्टेंस पे थे और बच्चों ने मिस्टेक किया है। अभी हम लास्ट टाइम देख रहे थे, जनवरी फरवरी के महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख रहे थे। आईआईटी में और नीट में मैक्सिमम बच्चों ने जो मिस्टेक किया है, जो मैक्सिमम एरर हो रहा है किसी टॉपिक में, तो वो काइनेमेटिक्स है, मोशन है। Maximum error is committed by students appearing at IIT or NEET. They are committing it in kinematics, that is motion. This motion on straight line is part of kinematics only. So you have to be extra careful. बहुत केयरफुल होना है। आप किसी भी टर्म को लाइटली नहीं ले सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस के विषय में। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? बच्चों जब भी हमारे पास दो पॉइंट होता है ए और बी, तो ए और बी दो पॉइंट है, दो प्लेस है, उनके बीच में कई रास्ते हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी पाथ। कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है। 1 2 3 4 5। हमने अभी ए और बी के बीच में 5 कनेक्टिंग रास्ता बनाया है। कोई इनफाइनाइट बना सकता है। आई एम टेकिंग जस्ट 5। तो ये जो रास्ता है, पाथ है, ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, पाथ नंबर 5, ये सारे जो पाथ हैं ए और बी के बीच में, इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है उसको डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, the actual length of the path between 2 points is called distance between the 2 points. Actual length क्या कहते हैं बच्चों? Actual length of path between 2 points. Actual length of path between 2 points is called distance between those 2 points. आप डिस्टेंस के विषय में बच्चों ये कहना चाहते हैं, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस
between 2 points can be 1 no 2 no 3 no infinite. किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कितने सारे डिस्टेंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो सकते हैं. देयर इज नो यूनिक डिस्टेंस. कोई यूनिक डिस्टेंस नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं. ध्यान करिए बच्चों, पहला बात ये. सो मैं पॉइंट वाइज आपको लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये बात बच्चों. बिटवीन 2 पॉइंट्स we have infinite number of distances. Infinite. I'm writing infinite. It means between 2 points we can have infinite number of distances. आप नोट करिए बच्चों इस तरह से. दूसरा, डिस्टेंस जो है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कभी भी 2 पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तीसरा, इट नेवर डिक्रीजेज. ये कभी डिक्रीज नहीं करता बच्चों. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. और बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों. तो डिस्टेंस की बात हो गई बच्चों. अब क्विकली, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट हैज नो डायरेक्शन. इट इज स्केलर, नो डायरेक्शन. No direction is required to define distance. अब बच्चों बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का. We talk about displacement. I hope आपने ये नोट कर लिया है बच्चों. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का. डिस्प्लेसमेंट क्या है? Between 2 points A and B, we can have infinite number of paths, infinite number of distances, but between A and B we have just one single shortest distance. Between A and B we have a single shortest distance. So shortest distance between A and B is just one and unique. That is called displacement. And it is directed from initial point to final point. Direction कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये initial है, ये फाइनल है. तो डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट का? ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट. हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है. आप चाहे डी से करें, आप एस से करें, आपकी मर्जी है बच्चों. तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट it is shortest distance. It is the shortest distance. So distance is always greater than or equal to displacement. Distance is always either equal to or greater than displacement. Distance is greater than or equal to displacement. ये बच्चों आप ध्यान करिएगा. डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस और इट कैन बी एट बेस्ट इक्वल टू डिस्टेंस. सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पहली बात. दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. तीसरा बात, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज. डिस्प्लेसमेंट unlike distance displacement can decrease. देखिए बच्चों, नोट करिए, ठीक प्रकार से नोट करिए, समझिए. न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएंगे ये सारी बात. सो डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज. डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज. पहली बात. दूसरी बात, it can be negative, positive or zero. So displacement can decrease. It can be negative, it can be positive and it can be zero. अब एक सिचुएशन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन होता है, can displacement be zero if when distance is non-zero? Can displacement be zero
when distance is non-zero, मतलब ये कि आपका डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और आपका डिस्प्लेसमेंट उसी सिचुएशन में क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। मेरे हाथ में एक चौक है, मैंने इसे उछाला, ये हाथ मेरे वापस आ गया मेरे हाथ में, मैंने एक चौक पे इसको उछाला और ये मेरे हाथ पे वापस आ गया। इसका सपोज इट हैज गॉन टू हाइट h, सपोज ये 1 मीटर ऊपर गया, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड हुआ 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे, 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। क्यों? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। क्यों? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। यह मेरे हाथ से निकला था और मेरे हाथ में वापस आया बच्चों। सो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। यदि ये h हाइट पे गया है, वापस आया है, जाते वक्त यदि h हाइट पे गया था, वापस आते वक्त भी इसने h हाइट कवर किया है, h डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस इज 2h, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आपको बच्चों ध्यान करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, वेरी वेरी क्लियर। मैंने सारा कंपेरिजन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दे दिया है। बिटवीन 2 पॉइंट्स वी हैव यूनिक डिस्प्लेसमेंट, just one and only one displacement, and that is shortest direction is from initial to final point. डिस्प्लेसमेंट की बात होगी बच्चों। अब बात करते हैं आगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 3 टर्म बचे हैं बच्चे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा पेशेंसली सुनिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। और आज जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार समझ लेते हैं, देन आपसे न्यूमेरिकल बहुत इजीली बनेगा, और हम हर एक टॉपिक पे अच्छे न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसका कंप्लीट इलस्ट्रेशन देने वाले हैं। और इस इलस्ट्रेशन के बाद आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सच में आसान होने वाला है बच्चों। जस्ट वेट, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनते जाइए बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखिए, अभी आप एंजॉय करिए प्रोसेस को। सो अगली बात है हमारा स्पीड। बहुत सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है भैया? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड और इन 1 मिनट और इन 1 आवर, बस। So that is unit time. So हम नॉर्मली कहते हैं कार इज मूविंग एट 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, तो 30 और 40 किलोमीटर पर आवर हमने लिखा है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 40 किलोमीटर, कितने टाइम में? 1 आवर में। सो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। हमारे पास 2 चॉइस है, इसके यूनिट को एक्सप्रेस करने का 2 चॉइस है। क्या 2 चॉइस है बच्चों? अच्छा, एक बात, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, स्पीड इज स्केलर। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है बच्चों, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब बात कर रहे थे हम कि स्पीड को हम 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या क्या? पहला है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। कई बार न्यूमेरिकल में ये तो ऐसा यूनिट है और ये एमकेएस यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है बच्चों, ये एमकेएस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है। आपको देखना है कि आपको किस यूनिट में अपने आंसर को रखना है। ऑप्शन किस प्रकार के दिए हुए हैं, ऑप्शन के जो आंसर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके हिसाब से आपको अपने क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर आइदर यू कैन कीप इट इन किलोमीटर पर आवर और यू हैव टू कीप इट इन मीटर पर सेकेंड। तो यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है बच्चों? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
सपोज ए कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। आपको बताया गया है न्यूमेरिकल में कि कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर और आपको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया है टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का डेफिनेशन हमने पूरा कर दिया बच्चों। मुझे पूरी आशा है, आई होप कि आपको सब बात समझ में आ रहा है। अब अगली बात, हम कह रहे हैं स्पीड को हम दो तरह से समझते हैं, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसकी जानकारी हम आपको क्विकली देते हैं बच्चों। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड के दो टाइप को हम ठीक प्रकार से समझेंगे अभी। पहला टाइप है स्पीड में, एक है एवरेज स्पीड, एवरेज, और दूसरा है इंस्टैंटेनियस, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। सो यहां पर जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट होता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। सो इंटरवल ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। और एवरेज हम कैसे निकालेंगे बच्चों, दिखाते हैं आपको। एवरेज निकालने का तरीका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज कोई कार दिल्ली से निकली, चंडीगढ़ गई, और सपोज डिस्टेंस जो है दिल्ली और चंडीगढ़ का रोड डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। जाते वक्त जो है कार को 6 आवर्स लगा और फिर वही कार अगले 6 आवर्स में वापस आ गई। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ? 12 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 600 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ टू बैक टू दिल्ली। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 600। और टोटल टाइम कितना लगा? 12 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितना आया? 12 आवर्स। एवरेज स्पीड कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा एवरेज स्पीड का, तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और हमारे पास टोटल टाइम होना चाहिए। यदि उन दोनों में से कोई मिसिंग है तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि हम उस क्वांटिटी को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है या डायरेक्टली टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको स्पीड मेंशन कर दिया और उस स्पीड के सहारे आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं बच्चों, अभी ही करेंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बारी आ जाएगी। तो अभी जो है बच्चों, हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो है इंस्टैंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। देखो बच्चों, ये जो वर्ड आया है इंस्टैंटेनियस, ये जो वर्ड इंस्टैंटेनियस आया है, ये बना है एक वर्ड है उससे, इंस्टेंट से, इंस्टेंट। और ये इंस्टेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। हम बच्चों टाइम को दो प्रकार से समझते हैं। पहला हम समझते हैं
कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना देर का, ये मेरा क्लास 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, 25 मिनट का है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आप स्कूल में जाते हैं, पीरियड्स होते हैं वहाँ पर 7 पीरियड 8 पीरियड, एक पीरियड का ड्यूरेशन होता है किसी स्कूल में 35 मिनट्स का, कहीं पर 40 मिनट्स का। कोचिंग में पीरियड का ड्यूरेशन 1.5 आवर हो सकता है। हमारे इस लेक्चर के वीडियो का ड्यूरेशन 20 मिनट्स हो सकता है, 25 मिनट्स हो सकता है। सो ड्यूरेशन है। जब ड्यूरेशन की बात करते हैं, वो ड्यूरेशन का टाइम वो आता है एवरेज में। हम ड्यूरेशन की बात करते हैं एवरेज में। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी क्लास कितने बजे शुरू हो रही है? मेरी क्लास 2 बजे शुरू हो रही है, 2 PM पे मेरी क्लास है। आपकी ट्रेन कितने बजे है? आपकी ट्रेन 3:10 पे है नई दिल्ली स्टेशन से। तो 3:10, 3 PM, 3:10 PM, 10 PM, ये पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आप कब आए ऑफिस? एक एम्प्लॉय से पूछा जा रहा है, आप ऑफिस कब आए? तो एम्प्लॉय कहता है, सर मैं तो एग्जैक्टली 10 o'clock आ गया था। तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग सर मैं ऑफिस आ गया था। कॉल कब आया था आपके पास उनका? तो सर उन्होंने 10:45 पे कॉल किया था मुझे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो टाइम को हम लोग 2 प्रकार समझते हैं, एक ड्यूरेशन इंटरवल है और एक है पॉइंट ऑफ टाइम। यदि हम इंस्टेंट की बात, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? इंस्टेंट है। जब हम किसी चीज का स्पीड निकालते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। आप कार में बैठे हैं, कार में सामने में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है बच्चों, स्पीडोमीटर लगा हुआ है और उसकी रीडिंग आप देखते हैं कई बार 0 से शुरू होता है, 10, 20, 50, 100, 120। हाईवे पे जा रहे हैं दिल्ली टू जयपुर, हाईवे पे जा रहे हैं, कार का स्पीड 100 को क्रॉस कर रहा है, यू आर थ्रिल्ड, आपको बहुत मजा आ रहा है। तो वो जो आपका 100 दिखा रहा है या 50 दिखा रहा है या 120 दिखा रहा है या 10 दिखा रहा है, अब बत्ती आ गई, रेड लाइट आ गया, रुक गई गाड़ी, वो 0 पे आ गया। तो वो जो है इंस्टैंटेनियस स्पीड है बच्चों, वो इंस्टैंटेनियस स्पीड है। हम जब कहते हैं कार जो है मूव कर रही है 50 km/h, तो आपने जिस वक्त ऑब्जर्व किया है उस वक्त उसका स्पीड 50 km/h है। उसके आगे निकल गया, हो सकता है वो डिक्रीज कर जाए या इंक्रीज कर जाए। तो स्पीड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। स्पीड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। आई होप ये क्लियर है बच्चों। इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा हायर मैथ्स, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो यूज करना होता है बच्चों। हम वो आपको अलग से सिखाने वाले हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स, उसका कॉन्सेप्ट हम एक अलग वीडियो में आपको बताने वाले हैं और हमारे उस वीडियो को सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद ब खुद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, खासकर मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो हमने अभी स्पीड कंप्लीट कर लिया। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड को हम 2 यूनिट्स में रखते हैं, मोस्टली km/h में, मीटर/सेकंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हमने बता दिया। स्पीड को हम 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहला कैलकुलेशन है एवरेज स्पीड, दूसरा कैलकुलेशन है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इस दोनों तरह के कॉन्सेप्ट पे, टाइप पे हम आपको न्यूमेरिकल कराने वाले हैं बच्चों। अभी आपका समय है समझना, कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझना, क्योंकि मेरा ये विश्वास है यदि आप कॉन्सेप्ट ठीक प्रकार से समझते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बच्चे वाली बात है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ फन, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली बच्चों। आप समझिए कॉन्सेप्ट को। अब आगे बात करते हैं हम, और अगला हमारा टर्म है वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इट इज, हम बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देंगे आपको, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। मतलब जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, उसी प्रकार से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं
कैसे? इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम. सो वेलोसिटी इज v is equal to displacement upon time. displacement upon time. so velocity ये है बच्चों. हम वेलोसिटी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, और डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट आइडिया हम आपको दे चुके हैं, टाइम का कंप्लीट आइडिया हम आपको दे चुके हैं. अब जैसे स्पीड में एवरेज स्पीड हो सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है, तो उसी प्रकार से बच्चों वेलोसिटी का भी एवरेज वेलोसिटी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकता है. इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यदि हम वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. यदि हम किसी पीरियड ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको हम एवरेज कहते हैं. एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब यहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत क्रिटिकल हो जाता है बच्चों. हम ये एक डेफिनेशन लिख रहे हैं आपके लिए. क्या? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बच्चों ध्यान दीजिए कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट कई बार बहुत सारे सिचुएशन में जीरो हो सकता है. आपका बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है. यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, आपका टोटल टाइम जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा. जब आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो आप ये सोच सकते हैं कि उस टाइम में एवरेज स्पीड भी जीरो होगा. नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं. जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस वक्त आपका डिस्टेंस जीरो होगा. ये नहीं पॉसिबल है. हो सकता है कि आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सो एवरेज वेलोसिटी जीरो है डज नॉट मीन कि एवरेज स्पीड भी जीरो है. इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है बच्चों. एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसके बेसिस पे हम कभी भी ये कंक्लूड ना करें कि एवरेज स्पीड भी जीरो है. हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसके बेसिस पर हम ये कभी भी कंक्लूड ना करें कि हमारा डिस्टेंस भी जीरो है. इस तरह के कंक्लूजन्स नहीं लेने हैं बच्चों. इस तरह के कंक्लूजन से आप रॉन्ग ऑप्शन पे पहुंचते हैं, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है बच्चों. अब बात आती है एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है. हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलस का सहारा लेते हैं बच्चों. हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं. उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो हम डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद आपको सिखाएंगे बच्चों. अभी हमने मीनिंग बता दिया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. बस अभी इतना कॉन्सेप्ट आपको सीखना है बच्चों. फिर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, कैलकुलस को यूज करेंगे और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके उस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखा देंगे. अब हम अगली बात कर रहे हैं बच्चों. अगली बात हमारी है वेलोसिटी के बाद हमने लिखा है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. मतलब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी और किसके साथ? टाइम के साथ. चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इफ वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट कि उसका स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. So acceleration means
चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड विद टाइम। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे फर्दर। अब एक्सेलरेशन को फर्दर डिफाइन करने से पहले मुझे एक बात आपको बताना है जो छूट गया है बच्चों, वो ये कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम इस प्रकार से रिलेट करते हैं स्पीड के साथ। कैसे? वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी में दो फैक्टर है बच्चों। वेलोसिटी में दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है। सो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी के पास स्पीड भी है। So magnitude of velocity is speed, but velocity has magnitude as well as direction. Velocity has magnitude as well as direction. So you have to be very very careful बच्चों कि आप जब velocity को समझते हैं तो आप velocity को इस प्रकार से देखें। अब हम लोग बात करते हैं acceleration के विषय में। हमने अभी लिखा है कि rate of change of velocity with time is acceleration। हमने अभी लिखा था डेफिनेशन बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हम इस एक्सेलरेशन को बच्चों ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यदि u है, फाइनल यदि v है और टाइम यदि t लगा तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है और टाइम लगा है t, तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वी कैन राइट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों तो आएगा a t इज इक्वल टू v माइनस यू और फर्दर दिस विल गिव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया बच्चों। दिस वी गेट फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से हमारे पास और दो तीन इक्वेशन आएंगे। उस इक्वेशन की बात हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में करने वाले हैं बच्चों। हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे अगले वीडियो में। बस इंट्रोड्यूस अभी हम कर देंगे कि ये इक्वेशन है। अगले वीडियो में हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे अलजेब्रिकली और फिर उन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ये बताने वाले हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन होता है ये चेंज कितने तरह से हो सकता है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज। ये हमारा जो चेंज वेलोसिटी है वो कितने तरह से हो सकता है। तो बच्चों आप नोट करिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इन थ्री वेज। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इन थ्री वेज। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इन थ्री वेज। क्या क्या? वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी कैन चेंज इफ, पहला फर्स्ट केस, इफ स्पीड चेंजेज, स्पीड चेंजेज। ध्यान से बच्चे नोट करिए, स्पीड चेंजेज। दूसरा, इफ डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज। तीसरा है बोथ चेंज, बोथ द अबव, बोथ द अबव चेंज। वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो स्पीड चेंज करे बच्चों, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे, या दोनों चेंज करे। सो वी कैन हैव एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, वी कैन हैव एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा यदि स्पीड चेंज कर रहा है। सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा तब भी एक्सेलरेशन होगा। आप इसको ध्यान से समझिए बच्चों, जब सिर्फ स्पीड चेंज करता है तब भी एक्सेलरेशन होगा। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा,
स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तब भी एक्सेलरेशन होगा। और तीसरा केस है दोनों चेंज कर रहा है, तब भी एक्सेलरेशन होगा। आपको इसको ठीक प्रकार से समझना है कि वी कैन हैव एक्सेलरेशन इफ द स्पीड चेंजेस, ओनली स्पीड चेंजेस, सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा है। दूसरा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। और तीसरा, दोनों चेंज कर रहा है। तो इस तीनों केस में वी से ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन। मजे की बात है बच्चों कि हम जब भी मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू टेक ओनली दोज केसेस वेयर acceleration is constant in magnitude as well as direction. So we restrict ourselves to constant acceleration cases only। और उस constant acceleration case के लिए हम लोग 3 इक्वेशन यूज करने वाले हैं। एक इक्वेशन तो अभी हमने आपको बता दिया था, फिर रिपीट कर रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन मात्र है बच्चों। और अगले क्लास में हमारा क्लास इसी तीनों इक्वेशन से शुरू होगा। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 बेसिक इक्वेशन हैं। इस 3 बेसिक इक्वेशन को हम अगले क्लास में डिराइव करने वाले हैं अल्जेब्रिकली, उनके मीनिंग को समझाने वाले हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और हम क्या कहने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड का मीनिंग समझाने वाले हैं बच्चों, रिलेटिव स्पीड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप कि आप सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगले वीडियो में आप जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।